हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव जोशी और स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि हमारा बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है और हमें न्यूक्लियस चैप्टर जो कि क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। असल में ये चैप्टर है तो ईजी, बट दिक्कत सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ कंसेप्चुअल थ्योरी है, ठीक है, कुछ डेरिवेशंस है और साथ ही साथ में कुछ डायग्राम्स है और बच्चे डरते हैं उन डायग्राम्स से, ठीक है। इस चक्कर में उनसे ये चैप्टर आते हुए भी वे उसको छोड़ के आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि इस चैप्टर में आखिर एग्जाम में आता क्या है। और दूसरी बात, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और क्या चीजें स्किप करनी है। तो आपकी आज ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी का सॉल्यूशन इस वन शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है। ये 1 घंटे की जो भी आपकी वीडियो होगी, लगभग अभी मैंने टाइम तो नोटिस नहीं किया है, तो अराउंड 1 घंटे की ये वीडियो बनेगी। इस वीडियो में न्यूक्लियस के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड हो, डेरिवेशंस के रिलेटेड हो या फिर डायग्राम्स के रिलेटेड हो, हम हर एक डाउट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद यकीन मानिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी तरीके की रेफरेंस बुक या कोई अदर वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हर एक डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा और न्यूक्लियस चैप्टर को हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि आप शायद लाइफ टाइम इस चैप्टर को ना भूलें, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और मेरे साथ चैप्टर का नोट्स साथ ही साथ में आप बनाते रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें न्यूक्लियस का कंपोजिशन पता होना चाहिए कि भाई ये न्यूक्लियस होता क्या है। पक्का। इससे पहले जो मैंने वन शॉट वीडियो डाली थी, मैंने एटम चैप्टर की वन शॉट वीडियो डाली हुई है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी एक एटम में जो उसका सेंट्रल कोर होता है, यानी कि सेंटर होता है, इसी सेंटर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। ओके। और इस सेंटर के अराउंड आपके क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। और वो ऑर्बिट में कौन घूम रहे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। यही तो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। या आपने क्लास 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब जो ये बीच में सा आपका कोर होता है, सेंट्रल कोर, इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब अगर हम बाद में बात करें कि भाई ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानकारी दो, तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहली चीज होती है, दिस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम। सेंट्रल कोर ऑफ एटम। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, हमसे कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा मेरे को शिकायत आती है कि इंग्लिश मीडियम तो आप बता देते हैं, आप इसे हिंदी मीडियम नहीं करते, ठीक है। असल में हिंदी मीडियम करना मेरे लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम बाद में प्रॉपर हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाऊं, बट हाँ, आप आज आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। यहाँ पर जितना हिंदी हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी हिंदी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी मिल जाएगी। यानी कि मैंने पूरे चैप्टर की टॉपिक वाइज हिंदी करके रखी हुई है। आप कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखें, क्योंकि मैं बता हिंदी में रहा हूँ, समझा हिंदी में रहा हूँ। बस जो डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे, ऐसा ना करें कि आप इंग्लिश वाला डेफिनेशन लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर हिंदी वाले डेफिनेशन डाल रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ओपन करते हुए चलिए और वहाँ आपको सारे हमारे जो हिंदी मीडियम में डेफिनेशन हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी डेरिवेशन, ग्राफ, ये तो दोनों में सेम होता है। तो ये सेंट्रल कोर ऑफ एटम होता है, यानी कि किसी भी अणु का क्या होता है? केंद्र होता है, ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश होता है इसमें। तीसरी बात होता है कंटेन। कंटेन इंटायर मास ऑफ एटम। इंटायर मास ऑफ एटम, इसका क्या मतलब हुआ कि जो एटम का लगभग लगभग मास है वो सबके सब न्यूक्लियस में ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि भारत की 99% जो पैसा है वो बॉम्बे में है और 1% पूरे इंडिया में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया का जो पूरा का पूरा पैसा है वो पूरा का पूरा किस में है? बॉम्बे में है। ऐसे यहाँ पर जो एटम का 99.99% मास होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो बचा वो 0.1% वो कहाँ होता है? वो ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। आई बात समझ में? तो एटम का इंटायर मास, ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान जो किसी अणु का होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे केंद्रित होता है, या न्यूक्लियस कंटेन करता है, उसे न्यूक्लियस धारण करता है,
ठीक है, न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं किसी भी अणु का जो संपूर्ण भार होता है वो उसके नाभिक में होता है। ओके, अगली चीज हम क्या लिख सकते हैं, ये डेंस होता है, यानी कि इसका जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वीडियो में डिस्टर्ब हो जाता है, मैं अगली बार से इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख इंग्लिश में रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी में लिखने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बाईलैंग्वेज से करूँगा। तो मैं साथ ही साथ में जो हिंदी शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ आप उसको वही चीज़ को हिंदी में लिखिए। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें हर एक स्टूडेंट को लेके चलना है, ठीक है, वो भी आप ही के क्लासमेट्स हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने कंपोजिशन देखा, ये किसी भी एटम का सेंट्रल कोर होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें एटम का सारा मास होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें किसी भी न्यूक्लियस की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पांचवी चीज, इट कंटेन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को धारण करता है, हिंदी में भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक बार पूरी समरी समझते हैं, ठीक है, एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो न्यूक्लियस किससे बना होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। आई बात समझ में, यानी कि न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में हम न्यूक्लियॉन कह देते हैं, याद रखिएगा, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस किसका बना होता है, न्यूक्लियॉन का। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग ना कह के हमने एक ही शब्द बोल दिया जिसको कि न्यूक्लियॉन कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर पहली बात, कुछ बात है, मैंने क्या बोला, जो आपका एटम होता है उसका सारा मास, एटम के मास को क्या बोलते हैं, ए। किस पे केंद्रित होता है, किस पे सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस पे। अगर न्यूक्लियस पे होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया। तो ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे ही रखो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए जेड, वहां जाएगा तो माइनस में ए माइनस जेड। ये बात याद रखेगा। ए क्या हुआ यहाँ पर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परमाणु भार, ठीक है, और जेड क्या हुआ यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है, किसी का भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब साथ ही साथ में देखिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अभी हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक। जिसको बेसिक समझ में नहीं आएगा वो आगे नहीं समझ पाएगा इन चीजों को। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम, बताइए, ये 11 है और ये 23 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। क्लास 9th का क्वेश्चन है। कैसे, देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और फिर निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पता है, जितना उसका एटॉमिक मास होता है, इक्वल टू, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, ये जेड, और इसको क्या बोलते हैं, ए। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। और आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, फिर अभी फॉर्मूला बताया, ए माइनस जेड। ए कितना है, 23 माइनस 11, तो कितना हो गया, 12। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा एक टफ लेवल का क्वेश्चन, यहाँ पर एक टफ लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें बताइए तो, Na पॉजिटिव 11 23, इसमें बताइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज तो याद रखना कि जेड बराबर क्या होता था आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन,
अब आप बोलेंगे जेड बराबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। हाँ होता है, बट हर बार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को दिए या लिए जा सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन फिक्स थोड़ा ना हुए। आई बात समझ में? जबकि एटॉमिक नंबर तो फिक्स होता है ना। कार्बन का अगर 6 है तो 6 है, ऑक्सीजन का 8 है तो 8 है। तो कभी भी आपका जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है जनरली, हमेशा। सिर्फ कब होता है? जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो। आया? बट यहाँ पर Na पॉजिटिव फॉर्म में है, देखो। यानी कि यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, हमेशा नहीं होता है, जर्नली होता है, ठीक है, बट हमेशा नहीं होता है। तो जेड बराबर क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बताओ? जेड कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने तो 11। अब यहाँ सुनो, Na पॉजिटिव है, होने को तो 11 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बट उसका एक पॉजिटिव है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने बच गए? 10। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए माइनस जेड, यानी कि 23 माइनस 11, तो कितना आ गया? 12 इसका आंसर। आया समझ में? ये कुछ बेसिक चीजें हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते, मैंने खाली समझाने के लिए आपको पढ़ाया, ठीक है। 9th क्लास की चीजें, बस इंपॉर्टेंट ये था 1 2 3 4 5 और छठा ये टॉपिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ए माइनस जेड। क्योंकि ये चीज हम कहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, ये चीज हम साथ ही साथ में पढ़ेंगे जो आपका आइसोटोन्स आएगा, अभी वहां पर भी ये चीज पढ़ा। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस सेंट्रल कोर होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस में एटम का सारा मास सेंटर्ड होता है, ये बहुत ज्यादा डेंस होता है। और ये किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से क्या घटा देते हैं? एटॉमिक नंबर, यानी कि n बराबर a माइनस जेड। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, Na और Na पॉजिटिव में दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फिक्स है, बट अंतर किसका है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जो नीचे क्वेश्चन है Na वाला, इसमें क्या चक्कर है कि आप में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बट ऊपर वाले में 1 पॉजिटिव है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया। अगर 2 पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देते, 2 नेगेटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते। लेट अस सपोज, ठीक है, ओ कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि हमने देखो मान लो ऐसा दे रखा है 8 2 नेगेटिव ऊपर 16। अब बताओ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? ऑब्वियस सी बात है, जितना एटॉमिक नंबर होगा 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? यहां तो सोचना ही नहीं है, ए माइनस जेड। तो ए कितना है आपका? 16। जेड कितना है आपका? 8। तो 16 माइनस 8, 8। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और प्रोटॉन कितने हैं? 8। बट यहाँ पर 2 नेगेटिव दिख रहा है हमको, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो 8 तो होने चाहिए थे, बट 2 और ले लिए, तो कितने हो गए? 10। आई होप अब आपको समझ में आ गया। आई बात समझ में? तो यहां पर तक हमने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप कॉपी में उतार लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। ठीक है, एक को समस्थानिक बोलते हैं, एक को समभारिक बोलते हैं। और आइसोटोन्स मेरे को अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं नीचे पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, बाकी आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए बहुत ईजी सा है। इसमें क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ध्यान से देखिए, बच्चे इसी को नहीं याद करते हैं, बाकी सब याद करेंगे। बच्चे क्या याद करते हैं पता है? ये सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वो ये नहीं बोलते कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप निकाल रहे हैं तो तीनों हाइड्रोजन होंगे, H, H और H। यानी कि कभी भी X Y का आइसोटोप नहीं हो सकता, X हमेशा X का ही आइसोटोप होगा। ऐसा क्यों होता होगा? थोड़ा सा सोचिए, देखिए तो। देखो आइसोटोप में कौन सेम होते हैं? जेड सेम होता है, और ए क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये ट्रिक हो गई, ठीक हो गया। जेड हमेशा सेम रहेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर, जबकि एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट। और हमारी पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये कह रहा है कि जेड सेम होना चाहिए। और अगर दो लोगों का एटॉमिक नंबर सेम है तो लोग ही सेम है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मान लो दोनों का एटॉमिक नंबर 7 है, लेट अस सपोज, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या कह रहा है, जो आपका
डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर कह रहा है, इसका मतलब ये 1 1 और 1 तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तभी बोला एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, तीनों किसके एलिमेंट है, हाइड्रोजन के। और यहाँ देखो समझाने को तो मैं सीधे भी बोल सकता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम में लिख के भी वही आना होता है, बट हमें समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप इतना बहुत समझेंगे ना तब इतना सा आपको याद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जिनका कि क्या सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, ऑब्वियस सी बात है, और एटॉमिक मास अलग अलग, इसका एटॉमिक मास होता है 1, इसका 2 और इसका नाम 3 होता है। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, इसका नाम ड्यूट्रियम और इसका नाम ट्रिटियम। ठीक है, आप इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब बात आती है कि आइसोबार, आइसोबार में क्या बोल रहा है, देखो एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जिनका क्या सेम है यहाँ पर, बताओ, ए सेम है, मास सेम है और जेड डिफरेंट है। अब मैं बता चुका हूं आपको कि पीरियोडिक टेबल क्या बोलता था, दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनका जेड अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये कह रहा है कि जेड अलग है तो एलिमेंट सेम कैसे हो सकते हैं। ऊपर वाले में क्या कह रहा था, जेड सेम है, तो एलिमेंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग है तो उनका जेड भी अलग अलग, समझ रहे हैं, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका, एग्जाम्पल लिखिएगा आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका एटॉमिक मास ना लगभग लगभग 40 होता है। ठीक है, किसी का 39.9 होगा, किसी का 41.1 होगा, बट एवरेजली 40 होता है। और आर्गन का एटॉमिक नंबर, आर्गन 18, कैल्शियम का 19 और सॉरी पोटेशियम का और कैल्शियम का 20। देखिए सबका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, यही। तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। अब आइसोटोन्स, यहाँ क्या है पता है, ए भी अलग अलग होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस ये, बट डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी अलग, एटॉमिक मास भी अलग, ये बड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया भाई, ऐसा कैसे, देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, कार्बन 614। अब आप बोलेंगे कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 होता था, वो 12 मेन वाले का होता है, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 16, ऐसे बहुत सारे होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स, ये मैंने कार्बन का आइसोटोप लिया है। ठीक है, ऐसी नाइट्रोजन 7 होना तो 14 चाहिए था, बट मैंने नाइट्रोजन का भी आइसोटोप लिया है, ये दिस इज द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 16। ठीक है, तो चलो सबका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, ए माइनस जेड, ये ए है, ये जेड है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 14 - 6, 8 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 - 7, 8 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 - 8, 8 आ गया। देखो तीनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग थे, 6 7 8, तीनों के एटॉमिक मास भी अलग अलग थे, 14 15 16, बट तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आए, सेम आए। तो आइसोटोन्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो आइसोटोप में क्या अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग। आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर अलग। आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर भी अलग अलग, एटॉमिक मास भी अलग अलग, बट क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हमारा पहला डेरिवेशन आता है जो कि न्यूक्लियर डेंसिटी का है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस कैसा जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैसा सेव होगा बताओ तो, सोचिए। एक्सपेरिमेंटली it is found that the nucleus is spherical and the volume of nucleus is directly proportional
टू मास नंबर। हिंदी वाले लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जो नाभिक होता है उसकी संरचना गोलीय होती है एवं नाभिक का आयतन उसके परमाणु भार के समानुपाती होता है। ठीक है, आपने इतना लिख देना है। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस कैसा होगा? गोल होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया ना, आपने देखा ना मैंने देखा, ये एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया। दूसरी बात, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास नंबर के। मास नंबर बोले तो एटॉमिक मास, भार। ऑब्वियस सी बात है ना, जितना भारी होगा, ठीक है, जर्नली उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। पक्का, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तभी तो भारी भी ज्यादा है जर्नल टर्म्स में। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलता है? मास नंबर। अब देखो वॉल्यूम कितना होता है इसका, स्पेयर का, 9वीं क्लास में पढ़ के आए हम, 4/3 पाई आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब आपने कभी सुना हो शायद कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना तो कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता। मैं 4/3 पाई को हटा देता हूँ, याद रखिएगा मैं हटा रहा हूँ इस चीज को। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, पूरा डेरिवेशन बना देते फिर उसके बाद मुझसे पूछते हैं 4/3 पाई कहाँ गया। इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1/3। तो आर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर नॉट ए की पावर 1/3। कांस्टेंट का नाम क्या है? आर नॉट, हिंदी में नियतांक कहते हैं इसे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, हिंदी में नियतांक लिख दीजिएगा। और ये आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या यानी कि न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने तो हेडिंग डाल रखी है न्यूक्लियर डेंसिटी, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। आप बोलेंगे न्यूक्लियर रेडियस क्यों पढ़ाया? क्योंकि बिना न्यूक्लियर रेडियस के हम न्यूक्लियर डेंसिटी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? डेंसिटी को इक्वल टू रो। रो ही तो होता है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे करके लिख देते हैं इसको। डेंसिटी जिसको कि रो से दिखाते हैं, मास अपॉन। अब देखिए आप लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज को आपको याद करना है। जो मास का फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका m इंटू ए। देखिए जो बच्चा समझना चाह रहा है इसको तो रटो, याद करो। ठीक है, वो बच्चे जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है समझने में, बाकी एक बार अगर समझ लो, समझ के क्या पता ज्यादा बेटर याद हो जाए। मान लो आपके क्लास में 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, और हर एक का जो मास है वो है 30 kg। ठीक हो गया, तो हमने बोला पूरे क्लास का मास कितना होगा। कैसे करोगे सोचो तुम? आप क्या करोगे? बॉयज को जोड़ोगे किसके साथ? गर्ल्स के साथ, 5 + 4, और सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जो सबका एवरेज मास है 30। तो कितना हो जाएगा? 9 × 30, तो 270 आ गया पूरे क्लास का मास। ऐसी सोचो, न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन। बॉयज और गर्ल्स सेम एग्जाम्पल, और हर एक का मास में m मान रहा हूं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू m। मैंने कहा था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना होता है आपका? z, और न्यूट्रॉन n इंटू m। देखिए तो अपने पहले पेज में अगर मैं यहां पर देखो तो देखिए, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर z प्लस एन को क्या लिखते हैं? a। पक्का, तो यहाँ पर z प्लस एन के बदले कितना लिख देता हूं मैं? a इंटू एम, यानी कि m इंटू ए। यहाँ पर मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? सेम जैसे मैंने बॉयज गर्ल्स से एग्जाम्पल से रिलेट किया था, मैंने सेम टू सेम किया। किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मास नंबर, यानी कि ए। और हर एक का मास छोटा m है
तो A इंटू एम यानी कि Ma। ठीक है, बाकी मैंने ये चीज कर दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस चीज को। देखिए इस चीज को इरेज कर दिया। बाकी अगर किसी को याद करना है कि भाई इसको याद कैसे करें, मैंने ट्रिक बता रखा है। मास, मास की स्पेलिंग क्या होती है? MASS, पक्का? तो यहां पर से खाली ए याद करना है आपको, ठीक है? MA, ये ए कैपिटल होना चाहिए। तो डेंसिटी बराबर कितना हो गया बताओ? मास Ma अपॉन वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। अब अभी 2 मिनट पहले हमने आर बराबर निकाल रखा है, कितना होता है? R0 A की पावर 1/3। तो अब देखो अपॉन का अपॉन सबसे ऊपर चला गया ये, तो रो बराबर कितना हो गया? 3 Ma अपॉन 4 बचा, पाई बचा, आर के बदले कितना लिख दो? R0 A की पावर 1/3, और क्यूब को ऐसे ही लिख दो। देखो क्यूब भी तो था ना इधर पे, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? 3 Ma अपॉन 4 पाई R0 का क्यूब, R0 का क्यूब। अब A की पावर 1/3 का क्यूब करो तो देखो A की पावर 1/3 का क्यूब, आपको पता है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो A की पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कट गया, तो सीधा कितना बच गया? सिर्फ A। यानी कि आप 3 से 3 कट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ऊपर के A से नीचे का A कट कर दो, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो रो बराबर क्या बन गया आपका? ऊपर आ गया आपका 3M, और नीचे कितना आ गया? 4 पाई R0 का क्यूब, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो। 3M अपॉन 4 पाई R0 का क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। अब जो मैंने ए से ए काटने वाली बात की ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना ऐसा नहीं आता कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी, नाभिक घनत्व के लिए डेरिवेशन निकालो, ऐसा कुछ नहीं आता। आजकल क्या आता है पता है? जो मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, प्रूव दैट अ न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। और आपको ये अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये डेरिवेशन बनाना है पूरा शुरू से, ये एक्सपेरिमेंटल से लेके लास्ट तक। अब इसके लिए आखिर ऐसा कैसे? ठीक है, ये कैसे जो आया, इसका आंसर ये कैसे हुआ? सोचो, मास नंबर क्या होता है? ए, और इस डेरिवेशन में देखो ए से ए कट गया, अगर ऊपर 1 करोड़ है तो नीचे भी 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो कटेगा। या ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होना चाहिए, तो क्या कोई फर्क पड़ा? 1 करोड़ से भी 1 करोड़ कट जाएगा, 1 से भी 1 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो मास नंबर चाहे कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में भी होगा और कट जाएगा। क्या मास नंबर पे है? वो नहीं है। यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे, भार पे, परमाणु भार पे निर्भर नहीं करती है, डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी होती है। ठीक है, वन एंड ओनली डेरिवेशन था इस चैप्टर का, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके ले जाना है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, मैं दूसरे वे में आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है? दिस इज Ma। ठीक है, मास का फॉर्मूला MASS। ठीक है, तो Ma याद रखना, ए कैपिटल होना चाहिए। तो कुछ नहीं किया हमने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई को मैंने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर क्यूब वहां जाएगा तो 1/3 हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट आ गया। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, Ma याद करने के लिए कहा था, वॉल्यूम के बदले 4/3 पाई आर क्यूब। देखो एक ही फॉर्मूला दो जगह काम आ गया तुम्हारा। फिर आर की वैल्यू तुमने पीछे से निकाल रखी थी, तभी मैंने कहा था आर निकालना जरूरी है, निकाल रखी थी, वो आर की वैल्यू तुमने यहाँ रख देनी है, क्यूब। ठीक है, तो दोनों का क्यूब मार दो, तो ए की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बता देता हूँ, ए की पावर 1/3 का क्यूब, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया तो ए हो गया, सिंपल। ठीक है, तो बच गया 3M अपॉन 4 पाई R0 का क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। और एक चीज और लिख लेना, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। सभी न्यूक्लियस का मास अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग हो सकता है, बट डेंसिटी हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो लिख देना, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियस।
आई बात समझ में? सभी नाभिकों के लिए नाभिकीय घनत्व समान होता है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अभी मास डिफेक्ट क्या होता है देखो, ऐसा हुआ ना, मान लो कैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उस न्यूक्लियस को पहले तराजू में तोला गया, मान लो उसका वेट आया 5 किलो। बहुत बढ़िया। अब क्या किया उनने, बोला यार ये न्यूक्लियस बना किससे है, उन्होंने बोला यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। कहा कि एक काम करो, इनका मास भी तोलो, तो एक एक करके हर प्रोटॉन को बुलाया तराजू में, भाई आ इधर आ, खड़े हो, सबका मास, फिर सारे न्यूट्रॉन्स को बुलाया, सबके मास को जब जोड़ा तो वो आया 5.5 kg। साइंटिस्ट लोग बड़े परेशान कि भाई ये कैसे हो गया, जब हमने पूरे न्यूक्लियस को नापा था वो कितना आया था 5 kg, जबकि जब उसके अंदर का जो मसाला है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सबको नापा तो ये आ गया 5.5 kg। ऐसा कैसे चक्कर हो गया भाई, ये 0.5 kg का डिफरेंस कैसे आया? तो बाद में उसी चीज को उन्होंने बोला मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एम बराबर मास ऑफ, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एम ऑफ NuC लिख दो। ठीक है, तो ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, द मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस एंड द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? तो डेल्टा एम को कैसे दिखाएंगे भी बताओ तो जरा। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन को थोड़ी देर के लिए MP कह दो, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कह दो, MN कह दो, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। आप सोचने वाली बात, क्या न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है क्या? नहीं भैया, एक ही प्रोटॉन तो नहीं होता है। तो कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। देखो पीले वाले से लिख रहा हूँ। क्या न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूट्रॉन होता है क्या? नहीं भैया, एक ही न्यूट्रॉन थोड़ा ना होता है। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बताओ ये N का फॉर्मूला क्या होता था? A माइनस जेड, पहले पेज में देखो लिखा रखा था। तो अब जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बनेगा न्यूक्लियर मास डिफेक्ट का, वो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, देखो, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ, एक प्रोटॉन का मास, और टोटल प्रोटॉन कितने हैं, जेड, प्लस देखो न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं, ए माइनस जेड, इतने न्यूट्रॉन है, और हर एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है, mn, माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? यानी कि ये सिंपल ऐसी बात है ना, कि मान लो एक कार है, ठीक है, उस कार में कुछ 5 पैसेंजर बैठे हुए हैं। जब उस कार को पूरा नापा गया तो उसका वेट आया मान लो 500 kg। और फिर बाद में क्या किया गया कि एक एक पैसेंजर को बुलाया गया, पहले एक पैसेंजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर कार को रखा गया, इन सब का मास निकाला गया और इन सबको जोड़ा गया, तो मास आया 550। पहले बार में 500, दूसरे बार में 550। तो इसी डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। अब बच्चे कहते हैं कि यार ये मास डिफेक्ट आया कहाँ से होगा, ठीक है, तो इसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इक्वेशन दी हुई थी, E=mc², यानी कि मास और एनर्जी का क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये ग्रेजुएशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, द लॉस इन द मास क्यों होता है, अकर्स बिकॉज सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। यानी कि जब न्यूक्लियस बनता है ना, तो कुछ मास किसमें चले जाता है, एनर्जी में। जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियस बनना चाहिए था वो 5 kg का बनना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसमें मान लो 2.5 kg, ठीक है, मैं आलू प्याज के हिसाब से बता रहा हूँ अब तुम्हें, 2.5 kg प्रोटॉन है, 2.5 kg न्यूट्रॉन है, मान लो थोड़ी देर के। तो न्यूक्लियस कितना बनना चाहिए था, 5 kg का। बट जब न्यूक्लियस बनता है तो उस टाइम पे कुछ मास किसमें चेंज हो जाता है, एनर्जी में। क्यों, E=mc²। यही तो होता है कि मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी मास में चेंज हो सकती है। तो कुछ मास किसमें चेंज हो जाता है, एनर्जी में। तो 5 kg का जो बनना चाहिए था वो लगभग कितना केजी का बनता है, 4.5 kg का बनता है। तो आ गया ना डिफेक्ट मास में। तो दिस इज द, यानी कि जब भी आपका न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास आपका एनर्जी में चेंज हो जाता है, और उसी एनर्जी में जो चेंज हुआ मास होता है उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, जो डिफरेंस आता है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया।
अब बात आई ये बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको बाहर निकाल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो चिपके हुए हैं ना, तभी तो न्यूक्लियस के अंदर उतनी छोटी सी जगह में उतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो बाहर निकालने में हमको एनर्जी तो लगेगी। उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि एनर्जी सिंपल भाषा में कि कितनी एनर्जी से वो एक दूसरे से बाइंड हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और लैंग्वेज की भाषा में लिखते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस कंप्लीटली। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला, यानी कि E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या m से बात डील कर रहे हैं क्या, नहीं, हम तो डेल्टा m से डील कर रहे हैं, मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। अब बाइंडिंग एनर्जी के बाद एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। पहली बात तो इस कर्व को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस कर्व के बाद पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जैसे ही आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व ट्रिक कभी यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, तो आपको एक गौरव क्लासेस करके एक वीडियो दिखेगी, जो कि मैंने बहुत साल पहले, ठीक है, 2-3 साल पहले एक रैंडम चैनल बनाया था, वहाँ मैंने इस ग्राफ को बनाने की ट्रिक बताई थी। और वो ट्रिक यूट्यूब में इससे पहले नहीं थी। उसमें लगभग 15-20 हज़ार लोगों ने अभी तक वॉचिंग गई है, जिन लोगों को ये ट्रिक समझ में नहीं आती थी, ठीक है। वहाँ मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई थी, और वही ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाने को आ जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कर्व बनाने को आ गया और तुमने सारा कर्व याद कर लिया, फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो एक बार इस कर्व को देख लो। मैं हो सकता था कि डायरेक्ट ये कर्व बना के ही दिखाता, जैसा कि मैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में करता हूँ, बट कई बार क्या होता है कि हाथ हिल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, ठीक है। एक तो मेरी नई न्यू न्यू प्रैक्टिस है ये राइटिंग पैड में लिखने की, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला ग्राफ भी लेके आया हूँ कि आप वहां से सीखिए और यहाँ से देख देख के अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे डब्बा बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ डब्बे ऐसे बनाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि सभी का जो वेट था वो लगभग लगभग सेम। इसका जो वो वाला सिस्टम है कि लाइन खींचते ही उसको सीधा कर देने वाला, वो पता नहीं इस अपडेट में चला गया है वो, तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, कि आपको एकदम अट्रैक्टिव ना दिखे, बट हाँ अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने बनाया। अब यहाँ को जो आपका जाता है ना, इधर को जाता है मास नंबर, मास नंबर यहाँ, और यहाँ को जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कह सकते हो। अभी मैं सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है। आपको एक ट्रिक याद करनी है। क्या ट्रिक है, ट्रिक है नीचे पे लिखते हैं, किस पेन से लिखे हैं, हरे से लिखते हैं, चलो। हा, हा, ठीक है, हा, हा। उसके बाद हेली कन्नो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 5 में से 3 बार आने की चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है, 80% मान के चलो। हेली कन्नो से फेरे, फेरे मत लियो, मत लियो, मत लियो को एक ही उसमें डालो। हेली कन्नो से फेरे मत लियो इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया वेस्ट इंडीज में गोल्ड यूरेनियम कम है। बस ये ट्रिक है आपकी। हाँ हाँ, हेली कन्नो से फेरे मत लियो, ठीक है, इंडिया वेस्ट इंडीज में गोल्ड यूरेनियम की कमी है। तो कैसे करेंगे, हाँ हाँ बोले तो, हाँ हाँ, हे ली क नो
ओ को 2 बार लिख देना, से, ठीक है, सल्फर। फेरे यानी कि Fe, मत लियो, मत का M, लियो का O, मोलिब्डेनम। इंडिया, I, ठीक है। वेस्ट इंडीज, W, टंगस्टन। मैं खाली लिखा हुआ है। गोल्ड, Au, यूरेनियम, U। देखो पीछे ग्राफ जो मैंने पढ़ाया था उसमें जो आपके जितने भी नेमिंग थे वो सब के सब आ गए। देखिए ये यहाँ पर हा, हेली, क, नौ, फिर 2 बार O, ठीक है। से, आप एटॉमिक मास वहां नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फेरे, मत लियो, इंडिया, वेस्ट इंडीज, गोल्ड एंड यूरेनियम। अब इससे इजी ट्रिक क्या लोगे बताओ? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, पहले एक, अब इसको बनाने भी सिखा देता हूँ मैं। पहले आपने ऐसे करके सीधी लाइन खींचनी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक बार आपको ऐसे नीचे लेना है इसको, फिर एक बार थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसके बाद दूसरे उसमें सेक्शन में चले जाना, और फिर धीरे धीरे करके इसको पहले स्ट्रेट करना, और स्ट्रेट करने के बाद सीधा थोड़ा थोड़ा करके इसको डाउन करना, एकदम पूरा डाउन भी नहीं करना है। अब इसमें नाम लिखते हैं। देखो तो याद कैसे करेंगे, कितने टिप बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 टिप बन रहे हैं इसमें, 3 टिप, ठीक है, सॉरी 3 टॉप, और मैं इसको टिप कहता हूँ। 1 2, तो कितने टिप बन रहे हैं? 2 टिप। 3 इसके टॉप बन रहे हैं, 2 इसके टिप बन रहे हैं, ठीक है। याद कैसे करोगे इसको? देखो नाम रख देते हैं इसमें। एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दो, हा, फिर इधर पे लिख दो हे, फिर ली, कौ, कुछ तो गलत हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कौ, एन नीचे है ना उसमें, एक मिनट। हाँ ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, एक मिनट, इसको हटा ही देता हूँ यहाँ पर से, फिर अरेंज कर लेंगे। देखो पहले ग्राफ आपका ऊपर गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखो एक बार नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। अब बने, हाँ 3 टॉप बनते हैं और 3 टिप बनते हैं। मेरे को बहुत टाइम हो गया इसको नहीं बनाए, ठीक है, तो इस चक्कर में मैं खुद भूल गया इसको। सोचो, देखो भाई, हा, फिर हे ली, यहाँ पर क्या है, क, नौ, फिर क्या बना, ओ, 2 बार, फिर से, फिर यहाँ कहीं पर फेरे, फिर यहाँ कहीं पर मत लियो, फिर यहाँ पर कहीं पर लिख देना इंडिया, वेस्ट इंडीज, गोल्ड, AU। इनको कहीं भी लिख सकते हो, थोड़ा आगे पीछे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यू। ठीक हो गया। चलिए एक बार इधर पे बनाता हूँ, कैसे भूल गया मैं इसको। देखो पहले सीधे, फिर नीचे पे, फिर ऊपर पे, फिर नीचे पे, फिर ऊपर पे, फिर नीचे पे, फिर ऐसे आगे को लेके जाना। लो बन गया भाई। एक बार और बनाते हैं, चलो कैसे करेंगे। पहले सीधे ऊपर, मेरे साथ में बनाइए, नीचे पे एक, एक टॉप एक टिप, दूसरा टॉप दूसरा टिप, तीसरा टॉप तीसरा टिप, और फिर उसके बाद सीधा अगले सेक्शन। आई बात समझ में? आई होप यहाँ तक आप बाइंडिंग एनर्जी करो बहुत अच्छे से सीख गए। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अगले सेक्शन में चलते हैं। अब एग्जाम में आएगा, अगर 5 नंबर में बाइंडिंग एनर्जी कर्व आ रहा है तो 3 नंबर में आपका कर्व बनाने को आता है, और 2 नंबर में आता है। एग्जाम में कैसे आएगा कि डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक हो गया, या सॉरी ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड डिफाइन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक हो गया। अब हमें ये चीजें समझनी है कि फ्यूजन क्या होता है और फिजन क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना, पीछे जो ग्राफ बनाया हुआ था ऐसे करके, यहाँ पर देखो, अब एक बार और बनाने का मौका मिल गया हमें। पहले एक, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे करके आगे। कितने बार बनाओगे अब इसको बताओ। अब क्या यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लाइटर न्यूक्लियस कहाँ पर होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इस साइड को जो न्यूक्लियस होंगे वो लाइटर होंगे, और इस साइड को जो न्यूक्लियस होते हैं वो हैवी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं भाई? क्योंकि पीछे देखो ना,
आपका मास नंबर कहाँ को बढ़ रहा है, यहाँ को देखो, इसका मास नंबर कितना है 238, इसका 197, जबकि इसका कितना है 463। तो इसका मतलब इस साइड को रहते हैं आपके लाइटर न्यूक्लियस और इस साइड को रहते हैं आपके हैवी न्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, तो न्यूक्लियस दो तरीके के हुए, कुछ लाइटर और कुछ हैवियर। तो जब कुछ लाइटर न्यूक्लियस मिलके आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब आपने सुना भी होगा, बायोलॉजी में देखा होगा ना, फ्यूजन वगैरह वगैरह 10th क्लास में। तो फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, लिख लो, जुड़ना। और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो यहां पर क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो हमारा सन का एनर्जी का सोर्स है ना, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इट अकर्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि सन में होता है टेम्परेचर। ठीक है, एज इन द सन एंड द अदर स्टार। तो जो स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, जो सन का फॉर्मेशन होता है, वो किसके बेसिस पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे होता है। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म है लार्ज हैवी न्यूक्लियस, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो ये तो लिखते हैं कि व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, बट ये नहीं लिखते कि रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिलीज होती है उसमें। ठीक है, अब फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। यानी कि बड़ा न्यूक्लियस है वो टूट गया छोटे छोटे न्यूक्लियस में, along with the release of the energy and न्यूट्रॉन। कि उसमें क्या क्या रिलीज होती है, एनर्जी और न्यूट्रॉन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब एक हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है तो इसे फ्यूजन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एटॉमिक बॉम्ब में का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो एक बार लास्ट में सुन लो, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन 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 जल्दी बताओ। फ्यूजन होता है जब छोटे छोटे जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई, ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस। अब हिंदी वाले में तो बताना ही भूल गया, हिंदी वालों डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन पूरा लिखा रखा है मैंने। जब छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बहुत मोटा तगड़ा एकदम नाभिक बनाते हैं, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उस केस में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है। और फिजन में क्या होता है, जब एक मोटा तगड़ा एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे छोटे लाइटर वंस में, तो उस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। आई बात समझ में, फिजन और फ्यूजन समझ में, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर सोचो फोर्स क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है ना किसी फोर्स से तो बंधे होंगे। पीछे हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा कि हमको कितनी एनर्जी लगेगी उनको निकालने में। ऑब्वियस सी बात है ना, हमारी एनर्जी तभी तो लगेगी जब वो आपस में चिपके होंगे, वरना कैसे लगेगी एनर्जी। आई बात समझ में, अगर वो चिपके हैं तो इसका मतलब वो किसी फोर्स से चिपके होंगे, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। आई बात समझ में। पहली बात, पहला पॉइंट, इनकी प्रॉपर्टी, एग्जाम में प्रॉपर्टी आते हैं बहुत ज्यादा। पहली बात है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स से 15 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई बात समझे। तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, न्यूक्लियर फोर्स। बट इनकी एक दिक्कत है, ठीक है, ये अपनी गली के शेर है एकदम बस। ठीक है, गली का कुत्ता कहते हैं ना, जैसे अपनी गली में शेर होता है वो, ऐसे यहाँ पर है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। अब तुम ही सोचो ना, एटम कितना छोटा सा, उसके अंदर भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फोर्स ना सिर्फ एटम तक ही सीमित रहता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचने तक बस। ऐसा नहीं कि हमारे आसपास, वरना तो सोचो हमारे आसपास करोड़ों एटम है, ठीक है, बिलियंस ऑफ एटम है, उसमें बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे, तो वो कितना फोर्स नहीं जनरेट करते। बट दिक्कत यही है कि इनका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज का होता है। बेशक स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, होता किसका है, शॉर्ट रेंज का होता है। तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज करेक्टर। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कह रहा है कि जितना फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच होता है, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है, और उतना ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी होता है। यानी कि चार्ज का इसमें कोई असर नहीं पड़ता।
अगली बात एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या हुए, जिसमें अपॉन में आर स्क्वायर आता है। कुलम्स में पढ़ा है तुमने के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसी ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके फोर्स में आर स्क्वायर नहीं आता अपॉन में, तो दिस फोर्स डज नॉट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हिंदी वीडियो वालों देखो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसकी हिंदी बना रखी, ठीक है। और लास्ट हैव अ सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का क्या मतलब है, सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में, एक सबसे फ्रंट में रो बैठी है और एक लास्ट में रो बैठी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जिस इंटेंसिटी से पहली रो वालों को समझा रहा हूँ, उसी इंटेंसिटी से मेरी बात लास्ट रो वाले भी समझ पाए, ताकि मैं सबके सामने बराबर कोऑर्डिनेट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास सैचुरेशन इफेक्ट होता है, ये ऐसा नहीं कर पाता। जो इसके पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनको तो बहुत टाइटली पकड़ लेता है, बट ये बाद के जो दूर के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो सिर्फ उन्हें अट्रैक्ट कर पाता है जो उसके पास होते हैं। ये उसकी आदत खराब होती है, और इसी खराब आदत को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब बस मैं आगे वाली रो को, तुमने कई बार स्कूल में देखा होगा ना, आगे के एक दो रो तो पढ़ रहे होते हैं, पीछे वाले निपट जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स का एक ग्राफ है, ठीक है। कोविड के बाद जस्ट एग्जाम हुआ था, तो उस साल सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी का ग्राफ आया था, और आधे बच्चे बेहोश हो गए थे इस ग्राफ को देख के, ठीक है। तो आज इसी ग्राफ का सबसे पहले तो मैं ओवरव्यू लेके आया हूँ कि ये ग्राफ बोलता क्या है। देखिए, इस ग्राफ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये ग्राफ ऐसे करके आ रहा है कुछ, देखो यहाँ पर बना भी रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, बाकी चीजें मिटा देता हूँ, ये किसी काम की नहीं है। दिस इज आपका, ओके, ये है, ठीक है। ग्राफ कैसे होता है पता है, ऐसे करके आता है नीचे को, फिर ऐसे करके ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ही, मैंने तो और ही गंदा बना दिया। मैं, मुझे लगा कि यहाँ से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो एक बार मुझे बनाना चाहिए, मैंने और ही बड़ा वाला ग्राफ बना दिया। एक मिनट बस, दिस इज द ग्राफ। अब बनाते हैं तगड़ा वाला। लो, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर हम बात करें, मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। इस पॉइंट को, सबसे पहले तो ये है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन, बिटवीन न्यूक्लियन, यानी कि एक्स एक्सिस में आपका क्या जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन, और वाई एक्सिस में जा रहा जा रहा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। और इस वैल्यू को कहा जाता है आर नॉट। इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, आर नॉट। इसकी वैल्यू होती है लगभग 0.8 फर्मी एफ। ये इसकी वैल्यू होती है अराउंड, ठीक है। अब कहा क्या जाता है कि ऐसे फोर्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू यहां पर होगा 0.8 से कम होगा, ठीक है, यहाँ पर इसी को बनाते हैं। ये इस रीजन में जो होंगे, ये यानी कि इस केस में जो आर है वो छोटा है किसके मुकाबले, आर नॉट के मुकाबले, तो इसका मतलब इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। जब आर नॉट पे एग्जैक्ट यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे जीरो फोर्स। मैं पूरा समरी एनसीईआरटी में एक पेज का लिख रखा है। और अगर आर ज्यादा है आर नॉट से, तो कैसा फोर्स होगा, एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला अट्रैक्टिव होता है और ये वाला रिपल्सिव होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बताऊं, तो ये वाले रीजन पे जो फोर्स होगा, ये वाले रीजन पे, ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। आई बात समझ में, यानी कि जब आर नॉट की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0.8 एफ एम से छोटी, तो आपके प्रोटॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुल मिला के न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। बट जब आर की वैल्यू आर नॉट से बड़ी हो जाती है, यानी कि वो इस रीजन में आ जाता है, इसमें, तो फोर्स कैसा हो जाता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। आई बात समझ में, यहाँ पर रिपल्सन अट्रैक्शन दे भी रखा है, ठीक है। यानी कि इस रीजन में कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है देखा जाए तो, यहाँ पर ये रहा
रेड से ही करते हैं। ये ये वाला पूरा कैसा रीजन होगा, रिपल्सिव, तभी उससे देखो ग्राफ में रिपल्सन लिखा हुआ है। जबकि जो ब्लू वाला है देखो, ब्लू वाले में कौन सा रीजन आ गया, ये वाला। और ये पूरा कैसा फोर्स होगा, देखो अट्रैक्टिव फोर्स कह दिया। यानी कि कुल मिला के ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली बनाया गया, जो कि किसके बीच में होता है, फोर्स या एनर्जी कुछ भी बोलो, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अगर डिस्टेंस आर नॉट से छोटी होती है तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन। वहीं आर नॉट से अगर बड़ी होती है तो कौन सा लगता है, अट्रैक्शन। ये ग्राफ बहुत कम क्लासेस में बताया जाता है, मैं ये ग्राफ इसीलिए लेके आया क्योंकि एनसीईआरटी का ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ समझना अपने आप में बहुत ज्यादा टफ होता है। तो अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया तो एग्जाम में अगर इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां आपके नंबर आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में तो आज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ ही सकता है, क्योंकि कितने बार दे दिया उसने, एक दो बार तो अराउंड दे ही दिया है हर सेट में मिला के। और यूके बोर्ड में अभी तक ये नहीं आया है, तो यूके बोर्ड में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर फोर्सेस को भी कवर कर दिया, और इसी के साथ हमारा पूरा न्यूक्लियस चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस चैप्टर की अगर एक बार बात करें, लेट सपोज, एक मिनट, हाँ, अगर हम इसकी बात करें, एक स्लाइड में यहाँ पर अगर ऐड करूं, चलिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले कंपोजिशन पढ़ा। कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा कि भाई ये किस किस के मिलके बने होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अगली बात, ये सेंट्रल कोर होता है, मैंने न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकालना भी सिखाया, ए में से क्या घटा दो, जेड घटा दो। उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, न्यूक्लियर डेंसिटी रो, ये किसके इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर के, याद है। और यहाँ पे एक चीज, मास का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एम इंटू कैपिटल ए, याद रखना, खास खास चीजें मैं यहीं पर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। और आर बराबर कितना आया था, आर नॉट ए की पावर 1/3। फिर मैंने मास डिफेक्ट पढ़ाया था, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या था कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद मैंने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया, यानी कि क्या था वो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, कि कितना एनर्जी लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से चिपके हुए हैं उनको बाहर निकालने में। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ट्रिक याद कर लो, हा हा, हेली कन्नों से फेरे मत लियो, इंडिया वेस्ट इंडीज में गोल्ड और यूरेनियम की कमी है। ठीक है, एक बार और ग्राफ बनाते हैं, अब तो मेरा ईगो हर्ट हो गया कि गलत कैसे हुआ, देखो एक टिप ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और फिर ऐसे करके आ गया, ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बाद हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ा। फ्यूजन मतलब जुड़ना, जब छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फ्यूजन मतलब टूटना, जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में तो एनर्जी रिलीज होती है, इन्हीं फिनोमिना को फ्यूजन और फ्यूजन कहते हैं। फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा कि भाई ये शॉर्ट रेंज के फोर्स होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, इनमें सेचुरेशन इफेक्ट होता है। फिर हमने एक ग्राफ पढ़ा, ठीक है, ग्राफ को मैं एक एक बार करके यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि ग्राफ, एक मिनट, ताकि ये था, ठीक है, ऐसे करके फिर ग्राफ ऐसे जाता था। तो इस रीजन में जो फोर्स होता था वो कौन सा फोर्स होता था, आपका रिपल्सिव फोर्स। और इस रीजन में जो फोर्स होता था वो क्या होता था, अट्रैक्टिव फोर्स। और जो इस पॉइंट पे फोर्स होता था वो कितना होता था, जीरो होता था। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, स्थायी होता है बहुत ज्यादा उधर पे, और यहाँ पर हाँ स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक हो गया, आई होप यहाँ पर आपको पूरा न्यूक्लियस चैप्टर कवर हो गया होगा। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट छोटे से लेके बड़ा हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। बाकी न्यूक्लियस चैप्टर का न्यूमेरिकल का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मैंने कराऊंगा, और उन 6 क्वेश्चनों से आप न्यूक्लियस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही होते हैं जो न्यूक्लियस से आ सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, हमारा मेहनत अच्छा लगा होगा, हमारी प्रयास आपको
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में शॉर्ट वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है, इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लीजिए। क्लास 12th फिजिक्स और क्लास 12th केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक आपको वन शॉट वीडियो यानी कि जितने भी यूनिट हैं सब कुछ वहाँ पर हमने अवेलेबल करवा रखा है। ठीक है, तो आई होप फाइनली आपको यहाँ पर ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम कोई नए चैप्टर को, एक नए यूनिट को आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप मोबाइल देखिएगा, खाना खाने जाइएगा, यानी कि जो भी फर्दर काम है फिर कीजिएगा। एक बार तसल्ली से 5 मिनट उस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। ठीक हो गया? ताकि हमेशा के लिए आपके माइंड में ही पूरा चैप्टर बैठ जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।